मैं जिम्मेदारियों में उलझा शख्स, मेरी वजह क्या होगी? मैं जिम्मेदारियों में उलझा शख्स, मेरी वजह क्या होगी? कातिल मैं खुद की ख्वाहिशों का, कातिल मैं खुद की ख्वाहिशों का, मेरी सजा क्या होगी? मेरी सजा क्या होगी? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द रॉयल कोचिंग बस में। हम अभी तक मानव स्वास्थ्य तथा रोग के भाग 1 और भाग 2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं भाग 3 को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका मानव स्वास्थ्य तथा रोग के भाग 3 का। ये हमारा आखिरी पार्ट है, इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं जो आपका जो टॉपिक है अगला, वो है प्रतिजैविक। प्रतिजैविक परीक्षा में हो जाएगी, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, या 1 नंबर में भी पूछ लो क्वेश्चन कि प्रतिजैविक की खोज किसने की थी। तो जो प्रतिजैविक है इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी। याद रखना बेटा, ये अंडरलाइन भी करके चलना कि प्रतिजैविक की खोज फ्लेमिंग ने की थी। यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। प्रतिजैविक जो होता है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसका कार्य क्या है, हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करना। जिसका कार्य होता है हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करना। तो याद रखना प्रतिजैविक की खोज फ्लेमिंग ने की थी। और जो प्रतिजैविक है एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है और इसका कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त करना। अगर इसके लक्षण की बात करें तो इसका सबसे पहला लक्षण आता है कि इसका उपयोग जीवाणु जन्य रोगों में किया जाता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जीवाणु जन्य रोगों में। ये भी ऑब्जेक्टिव वाली चीज है, तो इसे भी मेंशन करके चले कि जीवाणु जन्य रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही विषाणुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रभाव सिर्फ जीवाणुओं पर होता है, विषाणुओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। उदाहरण के लिए क्या है, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, इसके ये उदाहरण दिए हैं प्रतिजैविक के। ये प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है, टेट्रोसाइनिन एक प्रकार का प्रतिजैविक है। तो ये इसके उदाहरण है प्रतिजैविक के। और प्रतिजैविक की ये भी याद रखना कि खोज फ्लेमिंग ने की थी। रासायनिक पदार्थ है और इसका कार्य है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। ठीक है बेटा, तो ये प्रतिजैविक के आपके लक्षण हो गए। अब हम आपके अगले टॉपिक की बात करें तो आता है प्रतिजन। प्रतिजन ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है हमारा, प्रतिजन वाला। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इसका डायग्राम भी पूछ ले प्रतिजन का, या प्रतिपिंड उत्पाद का को सचित्र समझाइए। क्वेश्चन आ सकता है डायग्राम के लिए कि प्रतिपिंड उत्पादन को सचित्र समझाइए। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर करना है, बनाना है उसके लिए। तो ये पिछली बार एग्जाम में आया भी था, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को लेकर। अब हम प्रतिपिंड की बात करें, प्रतिपिंड का मतलब होता है एंटीबॉडी। प्रतिपिंड का मतलब होता है एंटीबॉडी। इंग्लिश में इसे एंटीबॉडीज कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है प्रतिपिंड। तो प्रतिपिंड उत्पादन करने वाला होता है। प्रतिपिंड क्या होता है? उत्पादन करने वाला। मतलब हम कह सकते हैं कि एंटीबॉडीज का उत्पादन करने वाला। ठीक है बेटा, अब हम अगर देखें इसमें क्या है कि ये रोगाणुओं सहित सभी प्रकार की कोशिकाओं की सतह पर पाए जाते हैं। रोगाणुओं सहित सभी प्रकार की कोशिकाओं पर प्रतिपिंड जो है, प्रतिजन जो है वो पाए जाते हैं। साथ ही प्रतिजन प्रायः प्रोटेन्स या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। जो प्रतिजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटॉन्स या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। साथ ही प्रतिजन शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को एंटीबॉडीज निर्माण करने हेतु प्रेरित करते हैं। अब ये भी याद रखना बेटा, ये हमारा हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि प्रतिजन शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को एंटीबॉडीज निर्माण करने हेतु उत्तेजित करता है। या हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए कि एंटीबॉडीज से शरीर में एंटीबॉडी निर्माण के लिए उत्तेजित कौन करता है? तो प्रतिरक्षी करता है। ठीक है बेटा, अब देखो अगला क्या है कि प्रत्येक प्रतिजन अणु में एक प्रतिजनिक निर्धारित क्षेत्र होता है। प्रत्येक प्रतिजन अणु में एक प्रतिजनिक निर्धारित क्षेत्र होता है। अब जैसे इसमें दिया है कि प्रतिजन के प्रकार, तो प्रतिजन के 2 प्रकार है। एक है स्व प्रतिजन, ऑटो एंटीजन, एलो एंटीजन और हेट्रोफाइल एंटीजन। ये एंटीजन के प्रकार है। सॉरी बेटा, मैंने 2 बोल दिया था, इसके अलग अलग प्रकार है एंटीजन के। तो आप यहाँ पर ये प्रकार देख सकते हैं। और प्रतिजन का जो सबसे खास काम होता है वही कि रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करना। मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करना प्रतिजन का प्रमुख कार्य होता है। हम कह सके कि एंटीबॉडीज का प्रमुख कार्य होता है रोगों से लड़ने की क्षमता शरीर में उत्पन्न करना। अरे प्रतिपिंड का डायग्राम है, पिछली बार एग्जाम में आया था, तो हमें डायग्राम को भी देखना है और हमें इस क्वेश्चन को भी देखना है। तो मैं आपको यही कहूंगा फिर से कि हम सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए हम वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो परीक्षा में आने जैसे हैं।
ठीक है बेटा, हम अभी किसी भी चीज को ज्यादा डीपली लेके नहीं पढ़ रहे हैं, वही कहूंगा कि हमारे पास 100 दिन है तो हम 100 दिन के हिसाब से ही आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। आपका अगला टॉपिक ऐसा है कि आज का जो युवा जो पीढ़ी है वो उस चीज के व्यसन की ओर ज्यादा बढ़ रही है, उसका सेवन ज्यादा कर रही है, जिससे वो घर में भी मान सम्मान के पात्र नहीं है, साथ ही समाज में भी उसके ज्यादा सेवन करने से मान सम्मान के पात्र नहीं रहता है। तो आपका जो अगला टॉपिक है वो है अल्कोहल व्यसन। अब अल्कोहल व्यसन की अगर हम बात करें तो अल्कोहल से आप समझ गए बेटा, अल्कोहल मतलब दारू, ठीक है। तो अल्कोहल व्यसन का अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि शारीरिक व मानसिक स्थिति के लिए व्यक्ति क्या करता है, अल्कोहल का शारीरिक व मानसिक स्थिति के लिए इसका सेवन करता है। सिर्फ शारीरिक मतलब एक तो बहाने होते हैं कि यार मैं आज थक गया हूं तो इसलिए मैं दारू का सेवन करूंगा, यार मैं मानसिक स्थिति मेरी खराब है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे घर पे किसी ने डांट दिया है या मेरे किसी से लड़ाई हो गई है, तो उस मानसिक स्थिति में व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करता है। साथ ही वो क्या करता है, इसे अपनी दिनचर्या बना लेता है। मतलब जो शारीरिक और मानसिक एक बहाना बना के जब वो इसका सेवन चालू करता है तो साथ ही वो बाद में क्या करता है, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा भी बना लेता है। तो यही चीजें क्या कहलाती है, अल्कोहल व्यसन कहलाती है। सबसे पहला क्या है कि शारीरिक व मानसिक स्थिति के लिए इसका सेवन करना और साथ ही इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेना अल्कोहल व्यसन कहलाता है। अगर हम इसके प्रभाव की बात करें अल्कोहल के, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के मस्तिष्क पे। इसके ज्यादा सेवन करने से व्यक्ति अपने मस्तिष्क का नियंत्रण खो देता है बेटा। नियंत्रण खोने के बाद उसे किसी चीज की सूझबूझ नहीं होती है, साथ ही वो उचित निर्णय नहीं ले पाता है। अब उचित निर्णय की हम बात करें तो उसे निर्णय लेने की क्षमता उसमें कम हो जाती है। अब बेटा सिंपल चीज है, अगर हम ऐसे अगर देखें, अगर आपने देखा होगा कई सारे अगर जो ज्यादा पिए हुए लोग रहते हैं, जो रोड पे चलते हैं, तो जो उन्हें वही समझ नहीं आती कि उन्हें चलना किस दिशा में, कभी इधर इस दिशा में जाते हैं तो कभी वो उस दिशा में जाते हैं, एक प्रकार से डांस करते हुए चलते हैं, तो चलने में भी वो निर्णय नहीं ले पाते कि हमें चलना कैसा। साथ ही इसके ज्यादा सेवन करने से किडनी खराब हो जाती है, आमाशय खराब हो जाता है, साथ ही हृदय रोग का भी इससे खतरा बना रहता है। अब साथ ही हम बात करें तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। अल्कोहल जो है प्रतिरक्षा तंत्र को भी कमजोर कर देता है, मतलब ये आने वाली बीमारियों को भी बुलावा देता है। अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की कि वो घर व समाज का अपराधी हो जाता है। अब व्यक्ति घर और समाज का अपराधी कैसा होगा, अगर अल्कोहल का ज्यादा व्यसन करेगा तो घर पर लड़ाई करेगा, समाज में दूसरे लोगों से लड़ाई करेगा, तो इसके कारण क्या हो जाता है, वो इसका अपराधी हो जाता है। तो ये अल्कोहल व्यसन था और अल्कोहल व्यसन के ये प्रभाव थे। अब इसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अल्कोहल व ड्रग्स के प्रभाव को रोकने के कोई उपाय लिखिए, अल्कोहल व ड्रग को रोकने के। तो ये जो है, ये वाले जो पॉइंट है उसी के लिए है कि रोकने के उपाय। तो सबसे खास चीज क्या है कि मित्रों के अनुचित दबाव को ना कहना। अब मतलब सबसे बड़ी चीज आती है कि व्यक्ति अल्कोहल व्यसन कब पड़ जाता है ऐसी चीजों में, जब वो ऐसे मित्रों की संगति में रहता है जो गलत होते, जो गलत दिशा में जाते हैं। अगर ऐसे मित्रों के साथ है और वो किसी चीज के लिए दबाव डाल रहे हैं कि नहीं बेटा ये चीज अच्छी होती है, इसको लेना चाहिए, इससे शरीर अच्छा होता है, इससे टेंशन कम होती है, तनाव कम होता है, तो वहां पे क्या करना चाहिए, ऐसे मित्रों के अनुचित दबाव को उसे ना कहना आना चाहिए कि नहीं ये चीज गलत है, मैं नहीं लूंगा। साथ ही इससे क्या होता है कि ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति जो रहता है उसे अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और सकारात्मक कार्यों में भी इसे लगाना चाहिए। कहते हैं बेटा खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अगर खाली दिमाग शैतान का घर है तो कई सारी गलत चीजें दिमाग में उपज लेती है और हम फिर गलत रास्तों पर भी चल पड़ते। तो इसीलिए ऊर्जा का रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। उसके बाद असफलता व परेशानी जीवन का अंग है, इससे लड़े। मतलब व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि चाहे जीवन में असफलता है या परेशानी है, उससे घबराना नहीं चाहिए। असफलता और परेशानी व्यक्ति के जीवन में इसीलिए आती है कि वो आगे कुछ कर सके, वरना असफलता और परेशानी जब तक आपके जीवन में आएगी भी नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको आगे करना क्या। अगर कुछ बड़ा अगर आप करने जा रहे हैं या भगवान ने आपके लिए कुछ सोच रखा है तो सबसे पहले आपको परेशानी भी आएगी और कुछ असफलताएं भी आएगी। तो असफलताएं तो सीख की जन्मी होती है,
अगर हम असफल होंगे तो ही सीखेंगे, सीखने के बाद हम और अच्छा काम करेंगे। तो इससे कभी घबराना नहीं चाहिए। साथ ही नैतिक कार्य करने में गर्व महसूस करें, चाहे सफलता मिले या नहीं। अगर आप कोई सा भी कार्य कर रहे हैं, नैतिक कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अगर आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है तो उससे घबराना नहीं चाहिए, हमें फिर से उसे करना चाहिए। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो हमेशा सफल ही होता है और हम हर कार्य से हम सीखते हैं। अगर हम सीखेंगे तो इसे फिर अगली बार से अच्छे से करेंगे। साथ ही हमें योग और व्यायाम करना चाहिए, जिससे शरीर क्या होता है, अच्छा होता है। और हमारी वही जो आपने यहाँ पर जो पढ़ा था कि ऊर्जा को रचनात्मक व सकारात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अगर हम योग और व्यायाम करेंगे तो हमारी ऊर्जा का सही संचार होगा और वो सही दिशा में भी जाएगी। साथ ही सही गलत का ध्यान रखें। वही मैंने बताया कि अगर कोई मित्र कहता है कि अल्कोहल लेने से या ड्रग लेने से ये फायदा होता है कि हम चिंता मुक्त हो जाएंगे, परेशानी से दूर हो जाएंगे, तो ये आप में भी निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। अब बेटा जैसे एक चीज ये भी आ जाए कि भैया अल्कोहल या ड्रग के कारक कौन कौन से है, तो कारक में कुछ नहीं है, जो हमने उपाय जो लिखे हैं इसका हमें थोड़ा सा विपरीत यहाँ पर लिखना है, वही इसके कारक हो जाएंगे। जैसे मित्रों की गलत संगति का होना, ये पहला कारक हो जाएगा। फिर दूसरा हो जाएगा कि ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में नहीं लगाना। फिर तीसरा हो जाएगा कि सफलता व परेशानी जीवन का अंग है लेकिन इससे नहीं लड़ पाना। तो इसी पॉइंट के ये क्या हो जाएंगे, आपके विपरीत हो जाएंगे, तो उसके कारक भी हो जाएंगे। तो ये बेटा ये क्वेश्चन जो है ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट IMPA एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसकी अच्छे से तैयारी भी कर लें। अब हम चलते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर। ये जो टॉपिक है आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। फिर अब हम जब कल से जब तैयारी करेंगे तो हम आपके नेक्स्ट चैप्टर की तैयारी करेंगे। तो हम अब देखते हैं आपका अगला टॉपिक है एड्स। एड्स मतलब HIV। ये एक प्रकार की बीमारी होती है, एड्स एक प्रकार की बीमारी होती है जिसका पूरा नाम है एडवायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेटा हो सकता है कि 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद होना चाहिए इसका पूरा नाम है एडवायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का ये पूरा नाम है और इसका जो पता लगाया था सर्वप्रथम 1981 में अमेरिका में इसका पता लगा था। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि एड्स का सर्वप्रथम पता कहां पर लगा था, तो अमेरिका में, या कभी सन पूछ ले तो 1981 में। अब ये जो रोग है एड्स रोग वो HIV वायरस के द्वारा होता है। एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। और HIV वायरस का अगर फुल फॉर्म देखें तो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये भी हो सकता है कि आपको 2 नंबर में पूछ ले या 1 नंबर में पूछ ले कि HIV का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको HIV का फुल फॉर्म भी याद होना चाहिए। अब क्या होता है, जब शरीर के अंदर HIV वायरस जो प्रवेश करता है, जब शरीर के अंदर HIV वायरस प्रवेश कर जाता है तो क्या होता है, क्या करता है HIV, ये T कोशिकाओं को मार देता है। T कोशिकाएं ट्रांसफर वाली कोशिकाएं होती है, जो भी मैसेज जो होता है हमारे शरीर में उसको ट्रांसफर करने का काम ये T कोशिकाएं करती है। तो सबसे पहले क्या करता है, HIV T कोशिकाओं को मार देता है, जिसके कारण क्या होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण प्रभावित हो जाता है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज जो बनती है इसका निर्माण का कार्य जो होता है वो प्रभावित हो जाता है। किसके कारण, मतलब HIV के कारण। तो सबसे खास चीज कि एड्स जो है वो एक प्रकार की बीमारी है जिसका पूरा नाम एडवायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। साथ ही इसका पता सर्वप्रथम 1981 में अमेरिका में लगा था। ये HIV वायरस के कारण होता है एड्स, और HIV वायरस का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो क्या करता है, HIV जब शरीर में प्रवेश करता है तो इसके द्वारा क्या होता है, शरीर की T कोशिकाओं को ये मार देता है और T कोशिका के मरते ही शरीर की एंटीबॉडीज का निर्माण प्रभावित होता है। अगर बेटा हम इसके लक्षण की बात करें, एड्स की HIV के अगर हम लक्षण की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, गर्दन व बगल में, मनुष्य के गर्दन व बगल में लिम्फ ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। कुछ ग्रंथियां जो बिल्कुल फूल जाती है, लिम्फ ग्रंथियां होती हैं, तो उनका निर्माण हो जाता है। साथ ही क्या होता है, इसमें व्यक्ति को बुखार आता है, पसीना आता है, शारीरिक कमजोरी होती है और उससे बहुत थकान महसूस होती है। साथ ही क्या होता है, शारीरिक भार में कमी हो जाती है। और शरीर के भार में कमी हो जाए, आप जितनी भी बीमारियां जो देखोगे, बड़ी बीमारियां, जैसे हम TB की बात करें, हम कैंसर की बात करें, या हम अभी यहाँ पे एड्स की बात करें, तो इसमें खास चीज ये है कि शरीर का भार जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब वजन क्या होता है धीरे धीरे कम हो जाता है, कि शरीर की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। साथ ही बुखार, पसीना, कमजोरी, थकान, ये भी बड़े बड़े बीमारियों के लक्षण यही होते हैं अधिकतर।
साथ ही हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें चक्कर ज्यादा आते हैं, जिसको ये जो एड्स की बीमारी होती है। साथ ही इसमें जो दवाई का प्रभाव भी नहीं होता, अगर सामने वाला कुछ दवाई भी अगर इसका ले रहा है तो उसका भी प्रभाव इस पर नहीं होगा। कारण सबका एक ही है, क्योंकि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज के निर्माण को रोक देता है, जिसके कारण अगर हम दवाई भी अगर लेते हैं तो उसका भी हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम इसके रोकथाम की बात करें तो HIV वायरस विहीन रक्त का ही प्रयोग करना चाहिए, मतलब उसी रक्त को लेना चाहिए जिसमें वायरस ना हो। साथ ही एक निडल एक ही बार में उपयोग होनी चाहिए। जो निडल जो होती है, जो इंजेक्शन जो हमें जब लगता है उसकी जो निडल होती है उसका उपयोग सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, दूसरी बार नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो इस बीमारी से ग्रस्त है उसके नहीं टूथब्रश का उपयोग करना चाहिए, नहीं ब्लेड का, नहीं रेजर का उपयोग करना चाहिए। और सबसे खास चीज आती है कि सुरक्षित लैंगिक यौन संबंधों से असुरक्षित लैंगिक यौन संबंधों से बचना चाहिए, क्योंकि एड्स की जो बीमारी है वो 78% जो बीमारी जो होती है वो असुरक्षित लैंगिक यौन संबंध के कारण ही होती है। असुरक्षित यौन संबंध की अगर हम बात करें तो इसमें हमें उन चीजों का उपयोग करना, हमें इसमें कंडोम का उपयोग करना चाहिए और दूसरी चीजें भी आती है उनका भी उपयोग करना चाहिए। तो सुरक्षित लैंगिक यौन संबंधों से बचना चाहिए। और साथ ही हम बात करें इसके उपचार की, तो इसका जो उपचार है सबसे खास चीज अगर एक ही है, ये एक प्रकार की घातक बीमारी है, इसका कोई भी सटीक उपचार अभी तक संभव नहीं है, इसका कोई भी सटीक उपचार नहीं है अभी तक। इसके साथ ही इसमें एजिटोथाइमिडिन दवा का उपयोग होना चाहिए। एजिटोथाइमिडिन क्या करती है, ये HIV के प्रभाव को रोकती है। साथ ही इसमें एलिसा टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए बीमारी को लेकर। साथ ही एड्स के 43 टीके अभी तक बन चुके हैं, परंतु एक भी अभी तक सफल नहीं हुआ है। 43 टीके बेटा इसके आ चुके, लेकिन ये अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसी के साथ ये आपका जो आखिरी टॉपिक था भाग 3 का इस चैप्टर के, तो आपका ये जो चैप्टर है अध्याय 7 अब समाप्त हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे कल से अगले चैप्टर की ओर। और साथ ही अगर आपको बेटा वीडियो अगर अच्छा लगता है या आपको नोट्स चाहिए, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा जो समझ में नहीं आया अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट्स जरूर करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि उन लोगों तक जा सके जिसे इसकी ज्यादा जरूरत है। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया था, मैं उन्हें दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे वीडियो को देखा, समझा और उन्हें अच्छा लगा, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप मिलते हैं हम आपके अगले वीडियो की ओर।